हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि हमारी IBPS AFO सीरीज चल रही है फॉर मेंस, उसमें क्या है, हम हर रोज आपके लिए एक नए टॉपिक पे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में डिस्कस करते हुए एक वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम आपके लिए लेके आए प्लांट फिजियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Now, plant physio is one of the important topics. इससे ना last year, if you see 2021 का अगर आप पेपर देखेंगे 21-22 का, तो आपको पता चलेगा कि 4 क्वेश्चंस उसमें से प्लांट फिजियो में से आए थे। ठीक है, सिमिलरली 2020-21 का जो पेपर था उसमें भी 3 क्वेश्चंस आपके प्लांट फिजियो से आए थे। So this is like one of the important topics, क्योंकि 4 questions का मतलब भी है 4 marks, and 4 marks बहुत मैटर करते हैं आपके मेंस के एग्जाम में। So let's start with the today's session. Starting with the first question, it says the mesophyll cells are clustered around the bundle sheath cells in a ring-like fashion in some plants. The Rubisco enzyme is present in which cells in such plants? So नो क्वेश्चन लेंदी बना दिया गया है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। बेसिकली बोला क्या गया है, ये जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि बंडल शीथ सेल्स आर प्रेजेंट इन रिंग लाइक फैशन, ये क्या है, क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, एंड क्रैन्स एनाटॉमी किस में प्रेजेंट होती है? ऑल द C4 प्लांट्स जो भी होते हैं जिनमें C4 साइकिल होती है उनमें क्रैन्स एनाटॉमी होती है। तो इसमें पूछा है कि जो C4 साइकिल वाले प्लांट्स हैं या C4 प्लांट्स हैं उनमें रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब जो C3 साइकिल C4 प्लांट्स में C3 साइकिल होती है वो कहाँ होती है? इज इट बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वेस्कुलर बंडल और कैम्बियम? तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आंसर इसका क्या है? बंडल शीथ सेल्स। नाउ आई विल टेल यू कि how is that like possible, कैसे bundle sheath cells में होता है। तो you see this Cran's anatomy, this is a C4 plant, ये है जिया मेज का प्लांट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाहर जो प्रेजेंट होती है, सी दिस इज एपिडर्मल लेयर। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट होती है हमारी मीजोफिल सेल्स, तो यहाँ पर है मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट है। इसके अंदर बंडल शीथ सेल्स आर प्रेजेंट एंड उसके अंदर हमारा वेस्कुलर बंडल है। तो बेसिकली क्या होता है, जो मेसोफिल सेल्स हैं ये बाहर से जहां पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वहां से CO2 ये अंदर ले लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस CO2 क्या होता है, जो ये मेसोफिल सेल्स हैं इनमें पेक्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है। सो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ कंबाइन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड then converts into malate, and then this malate is further transferred to bundle sheath cells. तो ये malate कहाँ चला जाएगा, फिर bundle sheath cells में चला जाएगा। एंड बंडल शीथ सेल्स में क्या होती है, ये malate ब्रेक डाउन हो जाता है into CO2 प्लस PEP वापस से बन जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट is formed. This CO2 is further used for C3 cycle एंड PEP वापस से हमारा मेसोफिल सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। तो हमारे जो C3 साइकिल है वो बंडल शीथ सेल में हो रही है, एंड C3 साइकिल में ही हमें क्या होती है, रुबिस्को एंजाइम की जरूरत होती है। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर नाउ। Then moving on to next question, question number 2, it says which phytohormone promotes the growth of the main central stem of the plant over the lateral side stems and also induces parthenocarpy? तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, एपिकल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, जो एपिकल वर्ड है या फिर जो लाइक मेन स्टेम है, सेंट्रल स्टेम है, उसकी ग्रोथ को इट प्रमोट्स एंड लेटरल शूट्स की ग्रोथ को वो मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एपिकल डोमिनेंस और पार्थेनोकार्पी कौन सा वाला फाइटो हार्मोन लाइक प्रमोट करता है या किसका फंक्शन है। तो इट्स वेरी इजी, सबको पता है कि ये ऑक्सिन का होता है। ठीक है,
Then moving on, next question, question number 3. It says respiratory quotient is calculated from the ratio of carbon dioxide produced to oxygen consumed. So respiratory quotient क्या होता है? Amount of CO2 that is released during the process of respiration of any of the substrate to the amount of CO2 that is consumed during that process. Okay, so question क्या है आपका? RQ of carbohydrate is asked. So RQ carbohydrate का क्या होता है? It is always 1. Okay, along with this जो fats होते हैं, fats and proteins का RQ कितना होता है? It's always less than 1. And for organic acids the RQ is always more than 1. Okay. Then moving on to next question, question number 4. It says the exudation of drops of xylem sap on the tips or edges of leaves of some vascular plants such as grasses observed early in the morning is called as. तो आपने जनरली देखा होगा कि जो ग्रासेस होती हैं या फिर कुछ वेस्कुलर प्लांट्स और भी होते हैं, उनमें ऐसे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं. एंड दीज ड्रॉपलेट्स दे लाइक ये जो ड्रॉप्स निकलती हैं बाहर, तो दोज कम आउट बाय हाइड्रोथॉट्स. ठीक है. सो हाइड्रोथॉट्स आर लाइक नो पोर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, जिनके थ्रू ये ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं. तो आपको बताना है कि जो फिनोमेना है व्हाट इज इट? इज इट ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर, गटेशन, इम्बाइबेशन और ऑस्मोसिस? Okay, so the answer to this question is guttation. So this phenomena जो इसको क्या कहते हैं? गटेशन. गटेशन होता किस वजह से है? बेसिकली जो रूट प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है एंड नो एनवायरनमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी नो बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर ट्रांसपिरेशन जब लो हो जाता है लेकिन नीचे से रूट प्रेशर इज हाई, सो उसकी वजह से क्या होता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ये बाहर आ जाती हैं, बाहर through hydrothorns in the form of like these this is basically the plant sap. So this is not just the water coming out, it is the plant sap. Okay, then moving on to next question, question number 5. It says in electron transport system dash is a terminal electron acceptor. So electron transport system आपको पता होगा ना, respiration में last में there is electron transport system जिसके थ्रू क्या होता है? जो भी NADH बने थे हमारे या फिर GAD बना था उसके वो कन्वर्ट होता है into ATPs. ओके, सो उसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? उसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस वी हैव, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4. 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड देयर इज फिफ्थ नो कॉम्प्लेक्स दैट इज ATP सिंथेस. तो आपसे पूछा गया कि एट द एंड कहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पर कंज्यूम होता है? सो आपको डायग्राम के थ्रू आई विल टेल यू द आंसर. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में दीज कॉम्प्लेक्सेस आर एम्बेडेड. एंड ये क्या करते हैं? इसमें जो भी NADH फॉर्म होता है थ्रू आउट द प्रोसेस और द FADH दैट इज फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करते हैं. ठीक है, एंड उसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते के टाइम भी ये H+ आयंस भी रिलीज करते हैं. So whenever NADH is converted into NAD, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है एंड एक H आयन उसी की एनर्जी की वजह से एक H आयन अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है. ठीक है, तो NADH कितने बार H आयन रिलीज करता है यहाँ पर, या फिर H आयन को कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में? दैट इज 3 times. इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, That's why it is said कि एक NADH कन्वर्ट होता है into 3 ATPs, क्योंकि 3 बार H आयंस के अंदर रिलीज कर रहे हैं एंड देन ये H आयंस लास्ट में ATP सिंथेस के थ्रू
जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं एंड उसकी वजह से ही हमारा एटीपी बनता है. सो 3 बार क्योंकि इसने H आयंस अंदर दिए हैं इसलिए 3 H आयंस विल कम आउट एंड इट विल फॉर्म 3 ATP. सिमिलरली FADH2 क्या करता है, 2 बार H आयंस अंदर भेजता है एंड दैट्स व्हाई इससे क्या होता है, 1 FADH फॉर्म्स 2 ATP. सो यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Now this electron basically this is like transferred from one complex to another complex. So electron जब ट्रांसफर होके फर्स्ट से फिर यूबिक्विनॉन में जाता है, यूबिक्विनॉन से थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में जाता है. सिमिलरली FADH जब ब्रेक डाउन होता है इनटू FAD, इसका इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, देन इट गोज टू यूबिक्विनॉन, फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, फिर साइटोक्रोम C में जा रहा है, फाइनली फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आ रहा है. फोर्थ कॉम्प्लेक्स से ये कहाँ जा रहा है, इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, नो H प्लस और हाफ O2 नो कंबाइन होते हैं एंड दे टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन एंड इट फाइनली फॉर्म्स H2O. सो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन इज द final electron acceptor in the process of electron transport system. All right. Then coming to question number 6, it says the Richmond-Lang effect, that is the slowing of aging caused by the use of plant regulator, is associated with. So कौन सा phytohormone responsible है for this Richmond-Lang effect? Richmond-Lang effect basically क्या होता है, इसमें जो भी this was like an experiment is also done in this Richmond-Lang effect. इसमें क्या करते हैं, leaves को कट कर देते हैं and then leaf is kept in kinetin solution में डालते हैं और एक basic सा जो ग्लूकोज का solution होता है उसमें डालते हैं. So we see कि जो kinetin में डाला गया है जो leaf, उसमें जो chlorophyll का degradation है that is slowed down. तो इसमें भी यही करता है कि एंटी एजिंग इसकी क्वालिटी होती है. सो दिस इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन इससे एसोसिएटेड है, मतलब कि साइटोकाइनिन का यूज करके ही रिचमॉन्ड-लैंड इफेक्ट आता है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज द फिनोमेना ऑफ डेवलपिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज. एंड इसमें ये ना आई फॉरगॉट टू राइट इन द क्वेश्चन, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है. सो दिस मूवमेंट इज बेसिकली डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स द नो एनी सॉलिड पीस जो भी इसके कांटेक्ट में आता है. यू कैन सी इन द पिक्चर कि क्या होता है, जो भी स्टेम टेंडल्स हैं, तो आपने देखा होगा जो वाइन्स वगैरह होती है, कोई भी support they get or any solid object that is present in the vicinity, वो उसको उसके अराउंड अपनी जो टेंडल्स होती है उसको कॉइल कर लेती है. सो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ओके, सिमिलर क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर. सो इट इज कॉल्ड बेसिकली इट इज थिग्मोट्रोपिज्म. ओके, नाउ थिग्मोनास्टी क्या होती है? थिग्मोनास्टी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट्स आर दी वंस जो डायरेक्शनल लेस होते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन से उनको स्टिमुलस मिल रहा है. इट नो ऐसा नहीं होगा कि उस स्टिमुलस के टुवर्ड्स या उसके अगेंस्ट वो वर्क करेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में रिगार्डलेस ऑफ द स्टिमुलस वर्क करते हैं. वेयर इज ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन दी लाइक डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. तो वो जहाँ से भी स्टिमुलस आ रहा होगा उसके या फिर उसके नो टुवर्ड्स इट विल मूव और या फिर उसके अगेंस्ट इट विल मूव. सो दिस इज थिग्मोट्रोपिज्म. नाउ थर्मोट्रोपिज्म में क्या होता है, थर्मो मतलब कि टेम्परेचर से रिलेटेड. सो टेम्परेचर की वजह से जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट होता है दैट इज थर्मोट्रोपिज्म. देन वी हैव ग्रेविट्रोपिज्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से it can be like movement can be either towards the gravitation or it can be against the gravitation. ठीक है. then we have nictinastic movement. nictinastic movement क्या होता है, this is also nastic movement. nastic movement मतलब
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई डायरेक्शन नहीं होगा उसका, नो इट विल नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एनी स्टिमुलस. निक्टिक नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, नो इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइक चेंज इन द लाइट. तो दिन में लाइट होती है, रात को नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट में मूवमेंट्स होती हैं दैट कम्स अंडर निक्टिक नेस्टिक मूवमेंट. एंड इसका एग्जाम्पल, इन सब के एग्जाम्पल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 says for 6 molecules of CO2 to be fixed, how many molecules of ATP are required in C4 cycle? So now keep in mind that it is C4 cycle. It is different for C3 cycle also. C3 cycle में अलग होता है, C4 cycle में अलग होता है, ठीक है. ATP molecules जो कंज्यूम होते हैं. So take a moment and now try to solve this question. आंसर इसका क्या है, 30 molecules. How 30 molecules? See, this is C4 cycle. अब इसमें क्या होता है, C3 cycle तो ऑलरेडी हो रही है, एंड C3 cycle में we already consume 3 ATP. एक CO2 के लिए, ठीक है. सो एक CO2 के लिए we consume 3 ATP and similarly 6 CO2 के लिए we consume 18 ATP. All right. Now you can see in the C4 cycle कि एक्स्ट्रा ATP यूज हो रहे हैं, एक यहाँ पर यूज हो रहा है और एक यहाँ पर यूज हो रहा है. सो इट मेक्स कि C4 cycle में 1 CO2 will require 5 ATP to be fixed. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 6 CO2 में कितना होगा, तो 6 5 would be 30 ATP. All right. This is how 30 was the answer. Now coming to next question, question number 9. It says in plants like soybean, pigeon pea, urd bean, the first stable compound formed in the dark reaction. So dark reaction क्या है, photosynthesis की ही दो reactions होती है, one is light reaction, the other one is the dark reaction. अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कहा, नो एग्जांपल्स दे रखे हैं. बेसिकली दीज आर दी C3 प्लांट्स. एंड अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि C3 साइकिल में जो है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है. नाउ इट वुड बी इजियर फॉर यू टू आंसर इट. नो अब आप जल्दी से आंसर बता देंगे कि 3-PGA phosphoglyceric acid is the answer. This is the C3 cycle and we know कि first stable compound क्या होता है इसका, 3-PGA होता है, ठीक है. Then coming to next question, question number 10. It says seed germination may be defined as the fundamental process by which different plant species grow from a single seed. तो seed germination की definition को थोड़ा mold करके आपको बताया जाएगा, नो कि एक प्लांट, एक सीड से जर्मिनेशन होके उसमें रेडिकल प्लूम्यूल जब निकलता है तो सीड जर्मिनेशन होता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस. क्वेश्चन हमारा क्या है कि डैश इज द फर्स्ट ऑर्गन टू इमर्ज फ्रॉम द सीड. तो सीड में से कौन सा ऑर्गन पहले इमर्ज होता है, इज इट लीफ, रेडिकल, फ्रूट, प्लूम्यूल, स्टेम. नाउ कुछ ऑप्शंस जो है आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो कि लीफ तो ऑब्वियसली नहीं होता है, फ्रूट भी नहीं होता है, स्टेम भी नहीं होता है. अब रेडिकल और प्लूम्यूल में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वाला पहले पार्ट निकलता है. सुनो, तो कुछ चीजें आप ना पिक्चर देख के आप क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो. अब इस पिक्चर को भी देख के आप मेमोराइज कर सकते हो कि पहले कौन सा पार्ट निकल रहा है. दिस इज द रेडिकल दैट इज कमिंग आउट. सो पहले रूट्स बनती हैं, नो रेडिकल से रूट्स बनती हैं एंड प्लम्यूल से क्या होता है, शूट बनता है. तो पहले रूट विल इमर्ज आउट, दैट्स वाई पहले रेडिकल निकलता है एंड देन उसके बाद जब ये ग्रो करने लगता है इसमें से क्या निकलती है, अलग अलग लीव्स निकलती है, दैट इज द शूट पार्ट. अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, उसके आपको एग्जाम्पल नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं. ओके
देन दैट इज इट फॉर टुडे। इतने क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे। अगर आपको अपनी नो प्रैक्टिस एनालाइज करनी है कि कितना आपने प्रिपेयर किया है, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड ऑल्सो अगर आपको नो और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं IBPS AFO मेंस के लिए, and it is costing you only around 1355. Okay, so that's the cost for the IBPS AFO का अगर मेंस का आपको एग्जाम लेना कोर्स परचेज करना है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आगे भी आपके लिए और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। अगर आपको चाहिए कि कोई टॉपिक है जो जिस पे आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर आप चाहते हैं कि डिस्कस करें हम, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे वो लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। That is it for today. Thank you and have a nice day.